लाइफ प्रोसेसेस। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये देख करके कि क्या वो मूव कर सकता है कि नहीं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि वो लिविंग है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जैसे कार है या कोई बाइक है जिसको हम कह सकते हैं कि वो भी मूव कर रहा है, तो क्या हम उसको लिविंग बोल सकते हैं? आंसर है नहीं। और जब भी हम कभी किसी पेड़ को देखते हैं तो हमें दिखता है कि वो ऑलमोस्ट वहाँ पर स्टेशनरी है, वो भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो लिविंग होता है। हम सब ने काफ़ी पहले भी इस चीज़ को पढ़ा है। तो इस तरीके से हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग? उसका एक तरीका ये है कि जो भी हम ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, क्या वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पाता है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के? क्यों? कि अगर जैसे हम देखें कि जो प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है अपने आप को सेल्फ सस्टेन करने के लिए, क्या वो वही सेम प्रोसेस किसी और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में पाया जाता है? तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनके भी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं जैसे एक लिविंग बीइंग है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन ऑब्जेक्ट्स में वो सेल्फ सस्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है और उनको एक्सटर्नल सपोर्ट भी चाहिए होता है। इसीलिए हम ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पढ़ते हैं, तब हम ये देखते हैं कि उनमें कई सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो उनको लिविंग बीइंग बनाते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर एक रेगुलर चेंज आता है, और जो भी उनकी बॉडी होती है उसमें जो लगातार चेंज आते हैं उसकी वजह से वो अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं और किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल चेंज को सस्टेन कर पाते हैं। इस तरीके से वो अपने आप को एक लिविंग बीइंग की तरह रख पाते हैं। सो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो अगर मल्टी सेलुलर है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से होता है कि वो सेल्स से मिल करके टिश्यूज बनते हैं, और उन टिश्यूज से मिल करके एक ऑर्गन बनता है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी में। सो हम ये देखते हैं कि आमतौर पे जब भी कोई सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो इनके बीच में जो लाइफ प्रोसेस है उनमें एक डिफरेंस होता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्योंकि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो वो अपने बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए जो भी वो प्रोसेस करते हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते एनवायरनमेंट में, इसलिए वो कोई भी लाइफ प्रोसेस जो है डिफ्यूजन के थ्रू डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसलिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है बॉडी की एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के थ्रू, जिसमें वो अपना न्यूट्रिशन भी गेन करते हैं और अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी निकाल करके अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स या एनिमल्स में, सो दैट दे कैन सस्टेन देयर लाइफ। अब बात आती है कि क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि हमने बात किया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए उसमें कई ऐसे प्रोसेस हैं जो उसको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम कभी खाना ना खाएं, लगभग 1-2 दिन तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद हमारी हालत ऐसी होने लगेगी कि हम अपने कोई भी डे टू डे वर्क जो है उसको कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें न्यूट्रिशन के थ्रू एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जब भी कभी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कुछ पोर्शन जो है वो वेस्ट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस वजह से अगर हम उस जो वेस्ट मटेरियल है उसको अगर अपनी बॉडी में रखते हैं तो वो हमारी बॉडी में कई तरह के पॉइजन की तरह काम कर सकता है। इस वजह से बॉडी में एक एक्सक्रीशन सिस्टम भी जरूरी होता है जो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकाल सके। तो हमने जैसे कि देखा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं बॉडी में जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो इसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है कि हम कैसे अपने फूड को कंज्यूम करने के बाद उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। इसी तरीके से हमारी जो किडनीज हैं वो हमें मदद करती हैं वेस्ट एक्रीट करने में। सो इस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पोर्शंस या बॉडी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका एक डेडिकेटेड पर्पस होता है, और इन्हीं सभी ऑर्गन्स के एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन से लाइफ सस्टेन कर पाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर ये प्रोसेस जो रेगुलर मेंटेनेंस का है वो अगर नहीं होती है तो बॉडी में ब्रेकडाउन होता है और डेथ हो सकती है। सो बॉडी में जो मेंटेनेंस का काम है वो इस तरीके से होता है कि जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे बॉडी के और जो पार्ट्स हैं उनमें एनर्जी पहुंचती है, और ये जो फूड हमने डाइजेस्ट किया इससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट की जाती है थ्रू अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और जब ये एनर्जी हर बॉडी ऑर्गन तक पहुंचती है तो वो अपना डेडिकेटेड काम कर पाते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो बॉडी का जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो भी काम करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर ले जाने के लिए। इस तरीके से हमारी बॉडी होलिस्टिकली अपने आप को सस्टेन कर पाती है।
हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस का काम है वो तभी होता है जब कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि जब हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही, लेकिन इस दौरान भी हमारी बॉडी में कई सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो भी फूड हमने जो खाया था या जो कंज्यूम किया था वो अब डाइजेस्ट हो रहा होता है, या हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में लगातार ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है ताकि हर जगह पर ऑक्सीजन पहुंच सके और सारे जो सेल्स हैं बॉडी के वो अपने लिविंग स्टेट को मेंटेन कर सकें। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन। जब भी हमें कोई अपनी टास्क को परफॉर्म करना होता है उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। चाहे अगर हम अपने फ़ोन की भी बात करें तो हमें उसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और उसको चार्ज करना पड़ता है, तब जाकर के हम उसको यूज़ कर पाते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। वो ये फूड अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करते हैं और उसको जो केमिकल एनर्जी थी फूड की उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में ताकि वो किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर पाए। आपको इसका एक एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे मैं खाने में दाल चावल कंज्यूम करता हूँ तो वो कंजम्पशन करने के बाद मेरी बॉडी में वो जाता है, वहाँ पर वो डाइजेस्ट होता है। सो जैसे मैंने फूड कंज्यूम किया दाल चावल, ये एक पिक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन्स का। सो ये मेरी बॉडी में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करेगा और इसको इस तरीके से बनाएगा ताकि ये एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स की तरह काम करे और ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट हर तरह के सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज लिविंग बीइंग्स गेट देयर फूड? अब इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिज्म और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिज्म। इसका मतलब ये हुआ, ऑटो का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है दूसरों पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना फूड जनरेट करने में केपेबल होते हैं और जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड दूसरों से कंज्यूम करते हैं, मतलब वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। सो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं अपने फूड में, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो सकती है या प्रोटीन्स हो सकते हैं, और उसमें वो कन्वर्ट करती है। और इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स की वजह से हमारे जो और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं वो इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वो इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हैं और अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स फिर बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। इस तरीके से जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड का या जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा है। सो जब भी ये हेटरोट्रॉफ्स फूड कंज्यूम करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और भी तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, उसको जब ये कंज्यूम करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स की जो हमारी बॉडी जनरेट करती है ताकि हम कभी भी अगर ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स इन नेचर है उसे ब्रेक डाउन किया जा सके और उसे ब्रेक डाउन करने के बाद सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज किया जा सके जो डायरेक्टली डाइजेस्ट किया जा सकता है और एक यूनिफॉर्म एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को हम कहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी में रेट ऑफ डाइजेशन को भी इंक्रीज कर पाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स या कंपाउंड्स को चेंज करते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर अदर पर्पसेस। लेट अस नाउ डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो हम जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने प्लांट्स को देखा जो फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कंपाउंड्स में, जिसे वो अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं और अपने जो डे टू डे वर्क है उसमें भी यूटिलाइज करते हैं।